हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स देखेंगे। इसके पहले दो वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर जो फिजिक्स 12th क्लास की फिजिक्स है, कौन सी क्लास की है, 12th क्लास की फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये पार्ट कितना है, पार्ट नंबर 3 है। तो दो वीडियो इसके पहले बन चुकी है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। अगर देखिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर आपका पैरामेडिकल का हो गया या आपका फार्मेसी हो गया, कोई भी स्टेट हो, आपका अटल बिहारी वाजपेयी यूपी हो गया, फिर उसके बाद राजस्थान हो गया, एम्स हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तराखंड हो गया, कोई भी स्टेट हो, तो ये जो सिलेबस है ये सेम है। सिलेबस एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। तो आप देखिए, अब चलिए इस वीडियो में हम लोग डीसी मोटर पहले डिस्कस करते हैं कि डीसी मोटर क्या होता है। देखिए, इन सभी जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ना, अभी जो ये चलने जा रहा है, इसमें एकदम बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, एकदम डीप क्वेश्चन नहीं आता है। डीप ये थोड़ा टफ हो जाता है, अगर डीपली पढ़ना चाहेंगे तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो हम लोग सरफेस से क्वेश्चन देखेंगे कि सरफेस में क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो नहीं गलत होना चाहिए। जैसे देखिए, डीसी मोटर क्या होता है। डीसी मोटर आप देखे होंगे, जैसे घरों में लगा होता है, जिसको टुल्लू कहते हैं, टुल्लू मोटर जो कहते हैं, जो पानी के लिए लगा होता है, वो डीसी मोटर भी होता है। तो डीसी मोटर का काम क्या होता है। डीसी मोटर, फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि डीसी मोटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, डीसी एनर्जी को हम लोग जो करंट देते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग करंट देते हैं, अब वो चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे वो किस में चेंज होगा, देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। पहले वो जो पानी देता है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगी, फिर पानी देता है। तो उस प्रकार के, तो क्या करता है डीसी मोटर, करता है, ऐसे लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी ऑप्शन में दे सकता है या पोटेंशियल एनर्जी दे सकता है। तो आप देखिएगा, एक ही ऑप्शन में देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको किस में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। इट यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिकल कार। ये देखिए, ड्राइव जो इलेक्ट्रिकल कार होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, जो सिलाई मशीन होती है, मशीनरी इन फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में मशीन यूज किए जाते हैं, एंड अदर मशीनरी रिक्वायर्ड मैकेनिकल एनर्जी, उनको मैकेनिकल एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। देखिए, जैसे जैसे एसी जनरेटर में, एसी जो जनरेटर मोटर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसी के समान डीसी मोटर में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछता है कि डीसी मोटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, फर्स्ट पे मैग्नेट होगा। ये देखिए, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट हो गए। फिर आर्मेचर भी है, ये देखिए पूरा आर्मेचर होता है। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर एक, जैसे ये आर्मेचर जो होता है ना, एक बेलनाकार होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का होता है। जैसे देखिए, मैंने बनाया है पेन से, ये सॉफ्ट आयरन कोर का होता है। और आर्मेचर के ऊपर ये देखिए कॉपर वायर ऐसे लपेटा रहता है, यही तो घूमती है ना, यही घूमता है कॉपर वायर। जितना ही कॉपर वायर लपेटा रहेगा, उतनी अधिक करंट जनरेट करती है, उतना अधिक यहाँ जो फैन लगा होगा, पंखा लगा होगा, वो उतना अधिक मूवमेंट करेगा। फिर उसके बाद देखिए, कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर क्या होती है, ये होती है, ये सेमी सर्कल रिंग जो होती है ना, यही होती है, कम्यूटेटर होती है। एंड ब्रश भी लगे होते हैं। तो ये चार चीज़ होते हैं। ऑप्शन में देगा फील्ड मैग्नेटिक आर्मेचर, बी ऑप्शन देगा कम्यूटेटर, सी ऑप्शन देगा ब्रश, और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो सभी ये डीसी मोटर में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिएगा, ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर आयरन लपेटा होता है, और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है ना, जो बेलनाकार होता है, यही तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ये मैग्नेट लगे गए हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। अब ये देखिए, ये एक बैटरी जुड़ी होती है, जिससे हम करंट देते हैं, किसको, मोटर को, जो हम करंट देते हैं। यहाँ से देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से करंट चलेगी। यह देखिए, यहाँ से करंट चलना शुरू हुआ, फिर यहाँ से करंट आएगा, ये देखिए ऐसे सीधे आएगा करंट। अब यहाँ करंट में फ्लेमिंग लेफ्ट रूल लागू होता है, लेकिन वो सब मत देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉलो होता है, जिसमें देखते हैं फोर्स देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं और करंट देखते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ से देख लेते हैं। फिर यहाँ देखिए, करंट ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे करंट देखिए, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से कुछ क्रिया होगा, फिर करंट जनरेट होगा, फिर यहाँ फैन लगा होगा, वो मूवमेंट करेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा वर्क करता है। बैटरी क्या करता है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है।
तो ये पूरा आपको मैंने बता दिया काफ़ी चीज़ें। और प्रिंसिपल देख लीजिए, कुछ प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डीसी मोटर होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, वो किस पे बेस होता है। ये देखिए, डीसी मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इज करंट कैरिंग कॉइल। जो करंट कैरिंग कॉइल होते हैं, जैसे मैंने दिखाया था, करंट कैरिंग कॉइल कहाँ पे रखे जाते हैं, प्लेस्ड किए जाते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड में। ये देखिए, जो मैंने अभी बताया था, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखिए, ये करंट कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी में तो ये प्लेस किया गया है, इसी में रखा गया है, वही चीज़ बता रहा है। तो इसका क्या है, इसका प्रिंसिपल है करंट कैरिंग कॉइल प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। और देखिए, एक्सपीरियंस से टॉर्क, फिर टॉर्क जनरेट होता है। दी टॉर्क रोटेट द कॉइल, वही जो टॉर्क जनरेट होता है, तो टॉर्क क्या करता है, कॉइल को क्या कराता है, मूवमेंट कराता है। नेक्स्ट में देखिए, कंस्ट्रक्शन, क्या क्या मिलके ये बना होता है, मैंने बता दिया क्या क्या मिलके बना होता है, 4 चीज़ें मिलके बनी हुई होती हैं। तो ये प्रिंसिपल आप देख ही लिए। ये देखिए, जो टार्क, एक बार क्वेश्चन टार्क पे आ गया था कि टार्क बताइए, तो टार्क इक्वल टू म्यू एन बी आई ए। म्यू क्या होता है, ये परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर का परमेबिलिटी होता है, इसका वैल्यू आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। एन नंबर ऑफ टर्न होते हैं, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, आई क्या होता है, करंट होता है, और ए क्या होता है, एरिया होता है। इन सब की वैल्यू आपको ऑप्शन में दिख जाएगी। तो डीसी जनरेटर के बारे में दिया गया है, काफ़ी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अगर ये सब चीज़ें थोड़ा डीपली हो जाती हैं, लेकिन आपको चीज़ें बेसिक चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी बता देते हैं। बैक ईएमएफ इन मोटर, मोटर में बैक ईएमएफ लगता है, बैक ईएमएफ लगता है, और बैक ईएमएफ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन द आर्मेचर ऑफ द मोटर रोटेट, वो जो आर्मेचर होता है ना, ये आर्मेचर जो होता है, ये क्या करता है, रोटेट करता है। मोटर रोटेट इन द इंड्यूज ईएमएफ, तब फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जनरेट होता है। इज सेट ऑफ द कॉइल ऑफ द वाइंडिंग अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ये देखिए, लेंज लॉ के अनुसार द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूज ईएमएफ अपोज द करंट, करंट का अपोज करता है जो इंड्यूज होता है, इंड्यूज ईएमएफ अपोज द करंट दैट रोटेट द आर्मेचर, आर्मेचर को क्या करता है, रोटेट करवाता है। दिस ईएमएफ इज नोन एज बैक ईएमएफ, वही जो ईएमएफ जो जनरेट होता है ना, उसी को तो बैक ईएमएफ कहते हैं अब मोटर का। इट मीन्स एवरी मोटर एक्ट एज जनरेटर आल्सो, एवरी मोटर जो होता है वो एक्ट किसके तरह काम करता है, जनरेटर की तरह। अब देखिए, सपोज द सप्लाई ईएमएफ, यही देखिए, सप्लाई ईएमएफ, बैक ईएमएफ। सप्लाई ईएमएफ से कैपिटल ई से शो करते हैं, और बैक ईएमएफ जो होता है वो ये देखिए स्मॉल ई से शो करते हैं। यहीं पे इंपॉर्टेंट है सप्लाई ईएमएफ और बैक ईएमएफ। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर, आर्मेचर का ये रेजिस्टेंस आर से शो करते हैं। अब यही क्वेश्चन पूछता है कि करंट बताइए, करंट बताइए किसी आर्मेचर में, मोटर दे देगा, उसमें करंट पूछेगा। तो ये देखिए, सप्लाई ईएमएफ ई कैपिटल ई और माइनस ई बैक ईएमएफ, माइनस ई बैक ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, इस पे करंट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको सप्लाई ईएमएफ की वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ बैक ईएमएफ की वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पुट कर देंगे, आर का वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे पुट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये आप फार्मूला एकदम नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में देखिए, यहीं पे चीज़ें क्या लिखी गई हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखा गया है, द बैक ईएमएफ डिपेंड अपॉन, जो बैक ईएमएफ होता है ये वाला, अपॉन द स्ट्रेंथ, किस पे, ये किस पे, देखिए बैक ईएमएफ डिपेंड किस पे डिपेंड होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड होता है, एंड द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर, और स्पीड, आर्मेचर जो स्पीड करेगी ये भी तो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं पे वो क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूँ। जो वो आर्मेचर स्पीड रोटेट नहीं करती है, क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई पंखा लगा है, कोई मोटर लगा है, तो उसके रोटेशन किस पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन लिख लेंगे तो आप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए, क्वेश्चन में पहले बोल दे रहा हूँ, बे टू, बे मतलब रास्ता, बे टू इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज स्पीड, SPEED, स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन, रोटेशन बाई इंक्रीजिंग, क्या चीज़ इंक्रीज करके, INCREASING, इंक्रीजिंग। तो ये देखिए, अब कह रहा है कि बे टू इंक्रीज स्पीड ऑफ रोटेशन, जो आर्मेचर की स्पीड आपको क्या करनी है, बे टू इंक्रीज बढ़ानी है, बाय द इंक्रीज क्या बढ़ा के आप उसकी रोटेशन बढ़ा सकते हैं,
पंखे की रोटेशन मान लीजिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका ऑप्शन देगा, फर्स्ट ऑप्शन, ये क्वेश्चन लिख लिए ना। अब यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट लिख लीजिए, ऑप्शन फर्स्ट लिख लीजिए मैग्नेटिक, MAGNETIC, मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट हो गया। बी ऑप्शन आपका देगा, बी ऑप्शन क्या देगा, एरिया ऑफ कॉइल दे देगा, AREA, एरिया ऑफ कॉइल, ये क्वेश्चन पूछा गया वहीं से मैं ले रहा हूँ, एरिया ऑफ कॉइल दे दिया। सी ऑप्शन आपका क्या दे देगा, नंबर ऑफ टर्न, जो किस चीज़ का टर्न, नंबर ऑफ टर्न, जो आप उसमें क्या चीज़ लपेटा गया, कॉपर वायर जो लपेटा गया, नंबर ऑफ टर्न हो गया। फिर से आपका डी ऑप्शन दे देगा, ऑल ऑफ दीज दे देगा, मतलब ये चारों सभी ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन आप लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट पे डिपेंड करता है, जितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना अधिक करंट होगा, उतना अधिक वो घूमेगा। एरिया आप कॉइल भी बढ़ा देंगे तब भी वो ज़्यादा घूमेगा, और नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे वायर का तब भी वो घूमेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वही चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है। नेक्स्ट में देखिए, व्हेन द मोटर जस्ट स्टार्ट, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट आप कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि व्हेन द मोटर जस्ट स्टार्ट, जैसे मोटर को स्टार्ट करते हैं तो बैक EMF, जो बैक EMF ये वाला होता है ना, ये क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे जब फार्मूले में जीरो रख देंगे, करंट निकालेंगे, ये देखिए ये मैंने बताया था ना, यहाँ पे आप ई रखेंगे -E/R, यही फार्मूला होता है। तो अगर इस ई अगर जीरो हो गया तो ये फार्मूला लग जाएगा ना। क्वेश्चन में दे सकता है कि बैक EMF जीरो है तब तब करंट का आप निकालिए, तो यहाँ ई की वैल्यू दिया गया और आर की वैल्यू, एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा। जीरो एट फुल स्पीड ऑफ मोटर, तो फुल स्पीड ऑफ मोटर बैक EMF इज वेरी हाई, तो बैक EMF अगर फुल स्पीड हो जाता है, जैसे शुरू करते हैं तो बैक EMF तो जीरो होता है, लेकिन फुल स्पीड मोटर की होने के बाद बैक EMF की वैल्यू क्या होती है, वेरी हाई हो जाती है, सबसे अधिक हो जाती है। यहाँ देखिए, इन सर्टेन मोटर्स, कुछ मोटर्स में इट हैज़ बिन फाउंड दैट बैक EMF इज 220 वोल्ट। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन एक लगाया गया है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कुछ मोटर में EMF, बैक EMF की वैल्यू 220 दे दिया। व्हेन द सप्लाई वोल्टेज, ई की वैल्यू कितने दे दिया है, 230 दे दिया। और देखिए इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना दे दिया, 1 ओम दे दिया। अब एकदम फार्मूले में रखिए ना, देखिए कितना दे दिया है, यहाँ पे बैक EMF, ई की वैल्यू 220, तो ई की वैल्यू आप फार्मूला, करंट की फार्मूला क्या है, कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन आर, ये बैक EMF है, ये सप्लाई EMF है, तो सप्लाई EMF 230 यहाँ पे रख दीजिए, बैक EMF ये है, ई की वैल्यू 220 रख दीजिए, और फिर आपका ये रेजिस्टेंस भी दिया गया है, रेजिस्टेंस 1 ओम दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो कुछ नहीं होगा, यहाँ 230 में से 220 घट जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा, यही फार्मूला लग जाएगा। और अगर यहाँ पे बैक EMF जीरो है, तो यहाँ पे देखिए बैक EMF अगर जीरो है तो ई तो जीरो हो गया, और बचा का सिर्फ सप्लाई वाला, तो सप्लाई वाला कितना वोल्टेज था, 230 ही था, तो 230 रखेंगे, 230 एम्पियर आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट में और चीज़ें देख, द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम एट टाइम जीरो। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से भी आप नोट कर लीजिए, मैकेनिकल पावर एंड इफिशियंसी ऑफ DC मोटर। अभी हम कुछ क्वेश्चन भी इसी वीडियो में लगाएंगे, तब और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मैकेनिकल पावर एंड इफिशियंसी ऑफ DC मोटर, DC मोटर का इफिशियंसी बताइए या फिर पावर बताइए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन इफिशियंसी P मैकेनिकल अपॉन P सप्लाई, यहाँ P मैकेनिकल का वैल्यू दे देगा और P सप्लाई का या फिर P आउट का कितना पावर मतलब मिल रहा है और कितना पावर उसको दिया जा रहा है, या फिर यह देखिए बैक EMF अपॉन सप्लाई EMF। तो ये टोटल फार्मूला लिख लीजिए। अगर मैकेनिकल पावर या एफिशिएंसी DC मोटर का पूछा जाएगा तो आपको कोई ना कोई एक चीज़ बैक EMF दे देगा या फिर सप्लाई वोल्टेज, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे आ जाएगा, या फिर पावर का आउट देगा, पावर का इनपुट दे देगा। तो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये एफिशिएंसी किसकी है, एफिशिएंसी ऑफ DC मोटर, और एकदम सिंपल है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूज ऑफ DC मोटर, जो DC मोटर होते हैं ना उनका यूज कहाँ पे होता है, दे आर यूज इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक जो बाइक होते हैं, इलेक्ट्रिक कार में यूज किए जाते हैं, रोलिंग माइल्स में यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक क्रेन जो क्रेन्स होती हैं इलेक्ट्रिक वो भी, और इलेक्ट्रिक लिफ्ट में यूज किए जाते हैं, DC ड्रिल्स में जो ड्रिल किया जाता है, छेद किया जाता है घरों में,
फैंस में जो फ़ैन लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, ब्लोअर्स जो लगे होते हैं, ठंडी में अभी ब्लोअर्स रूम में लगाए जाते हैं। मेरे रूम में इधर लगा ही है। सेंट्रीफ्यूगल पंप देखिए, सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होते हैं जो घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं, वो उसमें भी होता है। और एयर कंप्रेसर, एयर जो हवा देते हैं, उसमें भी ये डीसी मोटर यूज किया जाता है। तो ये सब चीज़ों में आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एटीसी और काफ़ी जगह यूज किए जाते हैं। चलिए हम लोग एसी जनरेटर या फिर अल्टरनेटर या डायनमो, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डायनमो के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर आ ही जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। आज ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा एसी जनरेटर या अल्टरनेटर या डायनमो, ये सब तीनों चीज़ें एक हैं। तो जैसे देखिए एसी जनरेटर क्या है? एसी जनरेटर जो आप देखे होंगे घरों के बाहर लगे होते हैं। अगर सभी के, अभी तो घरों के बाहर सभी की नहीं होते, लेकिन एक जगह आप जरूर देखे होंगे, शादी में, कहीं पर भी शादी हो, कोई फंक्शन हो, तो जनरेटर जरूर आता है, किराए पे आता है जनरेटर। अब वो जनरेटर क्या करता है, उसमें डायनमो लगा होता है। एक पूरी प्रक्रिया, मतलब एक उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, वही करंट को जनरेट करते हैं। अल्टरनेटर भी उसी को बोलते हो, उसी को डायनमो भी। तो जनरेटर के अंदर वो चीज़ें मशीन लगी हुई होती हैं और वो करंट जनरेट करता है, और हैलोजन बल्ब और ट्यूबलाइट जो हैं और झालर मोती सब जलते हैं, लाइट देती है। तो ये चीज़ हम पढ़ लेंगे। अब आपको जनरेटर, एक आपको आंखें, मतलब कहते नहीं है, एक आपका विजुअल दिखाई दे रहा होगा। अब उसी के अंडर में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन यहाँ परफेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है एंट्रेंस एग्जाम में, एन इलेक्ट्रिकल ये देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन, ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जो यूज किया जाता है, कन्वर्ट करता है। ये पूछता है ना, अभी मैंने इसके पहले ही कौन सा डीसी मोटर पढ़ा था। डीसी मोटर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा था, मैकेनिकल एनर्जी को। लेकिन यहाँ तो हम लोग एसी जनरेटर की बात कर रहे हैं ना, जनरेटर की डायनमो की बात कर रहे हैं या अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को, किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, नॉन एज जनरेटर, या फिर उसको अल्टरनेटर कहते हैं या एसी जनरेटर। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी आप देखे होंगे जनरेटर में। अब तो बैटरी लग के आती है जनरेटर, नहीं पहले हाथ से घुमाते थे, हैंडल होता था, हाथ से घुमाते थे उसको, फिर उसके बाद एक कट रहता था पिस्टन, उसको काटते थे, फिर जनरेटर स्टार्ट होता था। तो उस घुमाने को ना मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी उसको घुमाने को, और उसमें डीजल डाल देते हैं। ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी का काम करता है। फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बनने लगती है, जिससे लाइट मिलने लगती है, ये सुविधा होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछता है कि एसी जनरेटर या अल्टरनेटर या डायनमो, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है बार बार। अब ये देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनते हैं और ये चीज़ें आप समझ पाएंगे। अभी मैं समझा ही दूंगा अच्छे से, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं इसमें, हर एक चीज़ आज के बाद भूलेंगे नहीं। ये देखिए अब ये एसी जनरेटर जो होता है ना, शादियों में जो आता है जनरेटर, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस पे काम करता है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को EMI बोलते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, व्हेन ए कॉइल इज रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ, एक मैग्नेटिक फील्ड में बना दे रहा हूँ। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, व्हेन ए कॉइल इज रोटेट। अब इसमें एक कॉइल होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसी में तो आर्मेचर होता है, आर्मेचर होता है, उस पर ये होता है, आर्मेचर किसका बना होता है, शाफ्ट आयरन का बना होता है, और इस पर कॉपर आयर होते हैं। फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए व्हेन ए कॉइल इज रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये कॉइल है, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा कॉइल है, ये कॉइल है। अब ये कॉइल, क्लोज कॉइल, यहाँ पे लिख सकते हैं CLOSED, क्लोज क्या है, कॉइल है, इसको आर्मेचर भी बोल सकते हैं, क्लोज कॉइल है। अब इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसी से पास कराई जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये पास हो रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। अभी ये EMI आपको मैं समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो व्हेन ए कॉइल इज रोटेट, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक लाइन फोर्स, ये जो मैं यहाँ से पास करा रहा हूँ, कहाँ से, क्लोज कॉइल से, एक क्लोज कॉइल है, यहाँ से पास हो रहा है।
अब यहाँ पे क्या करता है ना, ये जैसे जैसे ये क्या पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जैसे पास होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, ये क्लोज कॉइल को क्या करती है, ये क्लोज कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा, जिससे ये इलेक्ट्रिक क्या मैग्नेटिक लाइन फोर्स, ये आप लिख लीजिए MAGNETI मैग्नेटिक फील्ड लाइन, FIELD मैग्नेटिक फील्ड जो होती है रोटेट चेंज होती है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज होगी, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक लाइन जा रही है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, क्योंकि वहाँ पे एक जो क्लोज कॉइल है ना वो रोटेट करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो ये इलेक्ट्रिक करंट बनाएगी, इलेक्ट्रिक क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिक करंट, ELECTRIC इलेक्ट्रिक CURRENT इलेक्ट्रिक करंट बना देगी, इलेक्ट्रिक करंट बना देती है। इसी इलेक्ट्रिक करंट के बनने को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, EMI बोलते हैं। इसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप इंडक्शन समझ गए, तभी तो ये चीज़ बोल रहा है कि जो ये डायनमो जनरेटर है ये किस पे काम करता है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या बन रहा था, इलेक्ट्रिक करंट बन रहा था। व्हेन कॉइल, उसमें कॉइल रोटेट होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एंड इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है, जिससे करंट बनता है, प्रोड्यूस इन इट। अब देख लीजिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ देख लीजिए क्या क्या मिलके बना होता है ये AC जनरेटर जो होता है, मेन कंपोनेंट इसके क्या क्या चीज़ इसमें होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि AC जनरेटर के मेन कंपोनेंट बताइए, 4 ऑप्शन वहाँ पे देगा और चीज़ें आपको ये चीज़ें देख लीजिए यहाँ पे एकदम अच्छे से देखिए। फर्स्ट पे आर्मेचर होगा, स्ट्रांग फील्ड मैग्नेट होगा, फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिए एक स्लिप रिंग होगी, अभी समझा देंगे। स्लिप ये सब जनरेटर में लगे होते हैं, स्लिप रिंग होगी, फिर एक ब्रश होते हैं, 2 ब्रश वहाँ पे लगे होते हैं, देखिए 2 ब्रश होता है, फिर उसके बाद आपके फिर वो वर्क करता है। तो ये 4 चीज़ देखिए, ब्रश होता है, स्लिप रिंग होती है, स्ट्रांग फील्ड मैग्नेट होता है और आर्मेचर होता है। यहाँ देखिए ये आपको फिगर अच्छे से समझ में आ गई है ना, तो आप जनरेटर पूरा समझ गए कैसे वर्क करता है, कैसे लाइट उत्पन्न करता है शादी बारात में, एकदम समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट, 2 मैग्नेट यहाँ पे रखे गए हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यस बनाया गया है। अब इसी में देखिए कॉइल रख दिया गया है, ये पूरा कॉइल है, ये देखिए ये कॉइल आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे ये कॉइल को नचाने के लिए एक एक्सल, एक हैंडल लगाया गया है जो जनरेटर में लगा होता है, ये कॉइल को नचाने के लिए। जब कॉइल को नचाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी देंगे तभी तो ये नाचेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये गोल सा और एक गोल सा ये क्या है, ये स्लिप रिंग लगाई गई है। स्लिप रिंग क्यों लगाई जाती है भाई, स्लिप रिंग लगाई जाती है, स्लिप रिंग क्या करता है, अभी देखिए ये स्लिप रिंग हो गया, 2 स्लिप रिंग लगाए जाते हैं और एक स्लिप रिंग से एक लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ब्रश लगाया जाता है। ये देखिए एक ब्रश यहाँ लगा दिया गया, एक ब्रश यहाँ लगा दिया, इसी को टच करा दिया जाता है। अब ये ब्रश और स्लिप रिंग का क्या काम होता है, स्लिप रिंग ये क्या करती है, जो ये स्लिप रिंग होती है ना, ये क्या करती है, ये देखिए स्लिप रिंग होती है, कॉइल से जुड़ी होती है और ये ब्रश से जुड़ा होता है। तो ये काम करता है किसको, 2 चीज़ को मेंटेन करता है, किसको कनेक्ट करता है, आर्मेचर को, कॉइल को, और ये ब्रश से कनेक्ट करता है। और अगर ब्रश की बात किया जाए तो यहाँ देखिए यहाँ आगे क्या लगा दिया गया है, ये ब्रश से कनेक्ट होता है लोड, अल्टरनेटिंग EMF, जो मान लीजिए बल्ब लगा दिया गया, कोई चीज़ लगा दिया गया, लोड लगा दिया गया यहीं से। तो ये देखिए अब ये ब्रश जो होती है, ब्रश क्या करती है, क्या मेंटेन करती है, किसको कनेक्ट करती है, ये स्लिप रिंग से कनेक्ट होती है और यहाँ पे जो लोड लगाया रहता है, जो बल्ब लगाए गए हैं, ये जहाँ जो वर्क करते हैं, तो ये काम है। अब यहाँ पे देखिए ये साउथ पोल ये है। अब यहाँ से अगर घुमा दिए तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस करती है, फिर रोटेट होती है, ये कॉइल रोटेट होते हैं, फिर ये जनरेट होती है। क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है कि जो ये आर्मेचर होता है, ये पूरा एक कॉइल ही क्या है, कॉइल ही आर्मेचर कॉइल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ARMATURE, जो ये आर्मेचर कॉइल होता है, ये पूरा आर्मेचर कॉइल जो होता है ना, इसके ऊपर लपेटा रहता है कापर वायर, कापर के वायर लपेटे रहते हैं, कापर के वायर, तभी तो कहते हैं बाइंडिंग कराना पड़ रहा है। तो ये कापर के वायर ही लपेटे जाते हैं। और ये पूछता है कि जो ये कॉइल होता है ना, ये पूरा कॉइल होता है, ये सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है।
किसका बना होता है? SOFT सॉफ्ट, IRON आयरन, CORE सॉफ्ट आयरन कोर का क्यों बना होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर का इसीलिए बना होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन जो पास होती है ना, उसको ये क्या करती है, उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी तरफ खींच लेती है ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो रोटेट कर सके और करंट ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपनी तरफ खींचती है। तो ये काम होता है। तभी तो अगर ये मान लीजिए कॉयल है, अभी ये अगर ये बना नहीं होगा सॉफ्ट आयरन का, तो ऐसे मान लीजिए पास हो रही है, इधर एक जा रही है, एक इधर जा रही है, तो इसको खींच के अपनी तरफ कर लेता है। तभी तो ये रोटेट करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आर्मेचर में फ्लैक्चुएशन होगा, चेंजेज होगा और इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगी और वो आर्मेचर नाचेगा, फिर करंट बनेगी। तो उस हिसाब से ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहीं से ऐसे गुजारते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चलती है ना, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। ये भी आप जान लीजिए, नॉर्थ से किसकी तरफ चलेगी? साउथ की तरफ। नॉर्थ से साउथ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है। ये भी एक आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो पता ही हो गया, सब चीज़ें आपको मैं अच्छे से बता ही दे रहा हूँ। अब देखिए आर्मेचर क्या है, अब आप समझ पाएंगे। आर्मेचर देखिए ABCD जो मैंने बताया था कि आर्मेचर क्या है, वही पूरी आर्मेचर थी। कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। उस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या किया जाता है? इंसुलेट किया जाता है, मतलब उसके ऊपर लपेट दिए जाते हैं वायर उन ओवर ये सॉफ्ट आयरन कोर। वो सॉफ्ट आयरन कोर का आर्मेचर होता है, उसके ऊपर इंसुलेटेड वायर लपेट दिए जाते हैं। मैंने बता ही दिया सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लगाए जाते हैं, वो भी बता दिया। स्ट्रांग फील्ड मैग्नेट होता है, जो नॉर्थ और साउथ का मैंने बताया था। स्ट्रांग मैग्नेट आर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हुज पोल्स नॉर्थ एंड साउथ आर सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नेट का जो शेप होता है कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होता है। एक्ट एज ए फील्ड मैग्नेट दी आर्मेचर कॉइल रोटेट बिटवीन द पोल। इसी दोनों पोल के बीच में तो आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है, यही चीज़ बोल रहा है। कॉइल पोल फील्ड, ये देखिए रोटेट पोल पीसेस ऑफ द फील्ड मैग्नेट। दी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड। ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो पास होती है ना, ये क्या प्रोवाइड करती है? बाई ये फील्ड मैग्नेट परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। कॉइल को एक्सिस रोटेट करवाती है। ये देखिए जैसे यहाँ पे रोटेट हो रहा है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे रोटेशन हो रहा है कि ये पूरा कॉइल जो रोटेट हो रहा है इसी दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होती है। नेक्स्ट में देखिए आर्मेचर देखिए, स्ट्रांग फील्ड देखिए। अब स्लिप रिंग देख लीजिए कि स्लिप रिंग क्या होती है। स्लिप रिंग मैंने बता दिया। स्लिप रिंग कौन थी? वो जो दो छल्ले लगे थे, दो गोले लगे थे, वो स्लिप रिंग थी। टू एंड ऑफ द आर्मेचर जो कॉइल था उसके दोनों एंड पे, ये दोनों क्या होते हैं? एंड पे लगे होते हैं। कॉइल आर कनेक्ट होते हैं टू ब्रास स्लिप, दो ब्रास स्लिप से ये कनेक्ट होते हैं। R1 R2 जिसको दिखाया गया था। दीज रिंग रोटेट अलॉन्ग विथ आर्मेचर कॉइल। जैसे जैसे आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है तो इनके अलॉन्ग विथ आर्मेचर कॉइल, इन्हीं के अंदर रोटेट करता है। ये नहीं कि ये भी रोटेट करते हैं। जैसे ये छल्ला बना है, अब इसके अंदर ऐसे ये रोटेट करता है इसके अंदर, तभी तो यहाँ पे करंट मिलती है ना। ये मान लीजिए पूरा गोला है, आर्मेचर इसी में आके फिक्स होता है, इसी के ऐसे रोटेट करता है और ये छल्ला यहाँ पे एकदम अस्थायी होता है। नेक्स्ट देखिए स्लिप रिंग हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए ब्रशेस। ब्रश का क्या रोल होता है ये भी देख लीजिए। टू कार्बन ब्रश, ये जो ब्रश होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। टू कार्बन ब्रशेस B1 B2 आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्लिप रिंग। स्लिप रिंग से अटैच होते हैं, अगेंस्ट होते हैं। दी ब्रशेस आर फिक्स्ड, जो ब्रश होता है वो भी फिक्स्ड होता है, वो भी नाचता नहीं है। व्हाइल जबकि स्लिप रिंग रोटेट अलॉन्ग विथ आर्मेचर, ये आर्मेचर के चारों, आर्मेचर इसके चारों तरफ रोटेट करता है। किसके? ये स्लिप रिंग के। दीज ब्रशेस आर कनेक्टेड टू द, ये जो देखिए ब्रश किससे कनेक्ट होते हैं? ये जो रिंग होती है और किससे? लोड जो लगाया जाता है। लोड मतलब जो बल्ब लगाया गया है, जो लोड दिया जाता है। थ्रू हुज द आउटपुट ऑब्टेन्ड, फिर उसके बाद आउटपुट मिलता है। आउटपुट में क्या मिलता है? करंट ही मिलता है। एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। ये वर्किंग है कि कैसे ये वर्क करता है, पूरा कैसे चलता है। व्हेन द आर्मेचर कॉइल रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है प्रोवाइड बाय द स्ट्रांग फील्ड मैग्नेट में, इट कट द मैग्नेटिक लाइन, फोर्स को कट करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है लिंक्ड विथ द कॉइल से, और चेंज होती है क्या? इंड्यूस ईएमएफ बनता है। फिर इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में बनता है। फिर डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, करंट इन द
कॉइल डिटरमाइन बाय द फ्लेमिंग रूल हैंड, ये देखिए राइट हैंड रूल, जिसमें राइट हैंड रूल में क्या फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और करंट ये चीज़ देखते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से दी करंट फ्लो ऑफ V1 ऑन द डायरेक्शन हाफ रिवोल्यूशन V2 नेक्स्ट हाफ रिवोल्यूशन डायरेक्शन प्लस यहाँ पे EMF, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है EMF माइनस ND∅/dt या फिर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी या फिर E0 साइन ओमेगा टी या फिर E0 वेयर, ये आप फार्मूला रट लीजिए और ये आप नोट कर सकते हैं। ये दो फार्मूला पूछा जा सकता है और कभी कभी करंट पूछ लेता है, तो करंट मैंने बताया था E/R, ये ई आपका वैल्यू वहाँ पे देगा क्वेश्चन में और आर की वैल्यू भी देगा, आर रेजिस्टेंस हो जाएगा और ई मैंने बताया ही था क्या चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में ये देखिए डीसी जनरेटर की देख लेते हैं, डीसी जनरेटर क्या होता है। अब एसी जनरेटर तो देख लिए, अब आप डीसी जनरेटर भी देख लीजिए। डीसी जनरेटर इफ करंट प्रोड्यूस बाय द जनरेटर, इफ करंट प्रोड्यूस होता है जनरेटर के द्वारा डायरेक्ट करंट, उसी को डीसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, डी से डायरेक्ट, सी से करंट, डायरेक्ट करंट, देन द जनरेटर इज कॉल्ड डीसी करंट। डीसी करंट किसको बोलते हैं, इफ यदि करंट प्रोड्यूस किया जाता है कि जनरेटर के द्वारा डायरेक्ट, कौन सा करंट प्रोड्यूस किया जाता है, डायरेक्ट करंट, देन जनरेटर, उस जनरेटर को डीसी करंट बोलते हैं। ऐसा जनरेटर जो डीसी करंट प्रोड्यूस करता है उसको डीसी जनरेटर बोलते हैं। डीसी जनरेटर में क्या क्या होता है, आर्मेचर होता है, मैग्नेट होता है और कम्यूटेटर होता है और ब्रश होते हैं, ये चार चीज़ इसमें होता है, जो चारों चीज़ इसमें दिखाए गए हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे और क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट किए हैं, तो यही से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे और मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। चलिए क्वेश्चन को देखिए और बताइए। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन शुरू करिए। मोटर स्टार्टर, जो मोटर स्टार्ट होता है तो क्या क्या चीज़ें करता है, इन ए वेरिएबल रजिस्टर, रजिस्टर चेंज होगा। ऑफसेट द बैक ईएमएफ वेरिएशन, जो बैक ईएमएफ होगा, बैक ईएमएफ क्या होता है वो भी चेंज होता है, वेरिएशन होगा। हेल्प स्टार्ट एट डीसी मोटर, और ये मोटर जब स्टार्ट होता है तो ये हेल्प करता है डीसी मोटर को शुरू होने में, स्टार्ट होने में। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोक कॉइल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो चोक कॉइल होते हैं वो वर्क करते हैं किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। चोक कॉइल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे बेस ये वर्क करता है, तो सेल्फ इंडक्शन। आप देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सेल्फ इंडक्शन पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। When the speed of a DC motor increase the armature current, अगर आप कब स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर को, अगर डीसी मोटर का स्पीड ऑफ इंक्रीज कर रहे हैं तब तब आर्मेचर करंट क्या होगी, दी आर्मेचर करंट क्या होगी, आर्मेचर करंट बढ़ेगी कि घटेगी, तो ये क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आर्मेचर करंट इन डीसी मोटर विल बी मैक्सिमम। अगर आप बात किया जाए कि ये देखिए यहाँ पे क्या दिया था, आर्मेचर, यहाँ डीसी मोटर की बात किया था और आर्मेचर करंट की, और यहाँ पर भी डीसी मोटर और आर्मेचर कह रहा है कि आर्मेचर करंट इन डीसी मोटर में आर्मेचर करंट विल बी मैक्सिमम कब होगा, व्हेन, तब जब आर्मेचर करंट डीसी मोटर में जब मैक्सिमम कब होगा, तब मैक्सिमम होगा, कब का मैक्सिमम होगा, जब मोटर हैज एक्वायर्ड मैक्सिमम स्पीड, या मोटर हैज एक्वायर्ड इंटरमीडिएट स्पीड, या मोटर हैज जस्ट स्टार्ट, जैसे स्टार्ट होता तब तो जीरो हो जाता है, मोटर इज स्विच ऑफ, या फिर मोटर को बंद कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर यहीं पे देखिए, मोटर हैज जस्ट स्टार्ट मूविंग, जैसे ही मोटर को स्टार्ट करते हैं तो ऐसे आर्मेचर करंट इन डीसी मोटर में क्या होता है, स्टार्ट मूविंग, तो ऐसे क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट इन डीसी मोटर विल बी मैक्सिमम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, सी ऑप्शन। देखिए अभी मैं थ्योरी भी दिखा रहा हूँ, थ्योरी आइए। तो इस क्वेश्चन का देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन कह रहा आर्मेचर करंट इन डीसी मोटर में आर्मेचर करंट विल बी मैक्सिमम कब होगा, व्हेन, कब मैक्सिमम होगा,
ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मोटर है जस्ट स्टार्ट मूविंग, जैसे मोटर जो होगा स्टार्ट मूविंग मतलब शुरू होगा, चालू मतलब क्या करना है, स्टार्ट मतलब जैसे ही नाचना शुरू होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे भी दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, मोटर ऐसे यहाँ पे दिया सकता है, एक मोटर इज जस्ट GUST जस्ट, मोटर इज जस्ट स्विच SWITCHET स्विच्ड ऑन, स्विच ऑन। जैसे ही मोटर की स्विच को स्विच ऑन करोगे तभी तो मोटर जस्ट स्टार्ट होगा। तो जैसे ही स्विच ऑन करने पे यहाँ क्या हो जाता है, जो ओमेगा रोटेशन होता है वो जीरो हो जाता है, और जो EMF होता है वो भी जीरो हो जाता है। उसी प्रकार जैसे करंट जब E जीरो हो जाएगा तो फिर क्या होगा, E जीरो होने के बाद जो इसमें देखेंगे ये क्या चीज़, E जो करंट सप्लाई EMF होता है और रेजिस्टेंस, ये देखिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट जो है मैक्सिमम हो जाएगा, ये देखिए मैक्सिमम हो जाएगा, करंट रेजिस्टेंस कम होगा और करंट तुरंत बढ़ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन करिए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी आर्मेचर ऑफ DC मोटर, आर्मेचर ऑफ DC मोटर रेजिस्टेंस, ये देखिए 20 ओम रेजिस्टेंस दे दिया। इट ड्रॉ करंट, करंट की वैल्यू भी दे दिया 1.5 एम्पियर, तो यहाँ पे R की वैल्यू दे दिया, I की वैल्यू दे दिया। व्हेन रन बाय 220 वोल्ट ऑफ DC सप्लाई, DC सप्लाई मतलब EMF दे दिया, E की वैल्यू, दी वैल्यू ऑफ बैक EMF, अब बैक EMF आपको E की वैल्यू आपको बतानी है। बैक EMF इंड्यूस इन विल बी, अब वो फार्मूला कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे, आप फार्मूला लगाइए जो मैंने बताया था करंट वाला फार्मूला, I इक्वल टू सप्लाई EMF माइनस बैक EMF अपान R, ये फार्मूला लगाइए। अब इसी फार्मूले को आप रखेंगे फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, ये इंड्यूस EMF निकालना है। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, E के वैल्यू आपको दिया गया है, E की वैल्यू ये देखिए 220 दे दिया है, E की वैल्यू दे दिया है कितना 220 दे दिया है, माइनस E कर दीजिए, अपान रेजिस्टेंस में 20 दिया है 20 रख दीजिए, और फिर उसके बाद आप लगाएंगे और I की वैल्यू भी यहाँ पे रख दीजिए। I की वैल्यू कहाँ रखेंगे, I की वैल्यू ये दिया है, I की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, I की वैल्यू 1.5 एम्पियर दिया है। तो 1.5 एम्पियर जब ये सॉल्व करेंगे 1.5 अपान इसको ऊपर और इसके 1.5 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे और 200 हो जाएगा। फिर ये 200 फिर E इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें ऐसे लिख लीजिए E इक्वल टू हो जाएगा, ये 1.5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 20 अपान 220 से करेंगे, फिर जब ये डिवाइड करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, E इक्वल टू 190 वोल्ट आ जाएगा। अब आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, एकदम सिंपल है। तो आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन DC की बात कर रहा है। अब इसमें DC की बात कर दिया तो DC आप मैंने पढ़ाया था, एकदम अच्छे से उसको समझिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, जब वो थ्योरी एकदम क्लियर करेंगे। 24 नंबर पढ़िए, 24 नंबर ये कह रहा है 24 का, इन ए DC मोटर इंड्यूज EMF विल बी मैक्सिमम, इन DC मोटर में इंड्यूज EMF कब, इंड्यूज EMF ये देखिए इंड्यूज, इन DC मोटर में इंड्यूज्ड EMF विल बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, इंड्यूज EMF कब मैक्सिमम होगा, व्हेन मोटर टेक्स मैक्सिमम स्पीड, जब मोटर की मैक्सिमम स्पीड होगी तब DC मोटर में इंड्यूज EMF भी मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज, ये देखिए जो वर्क इलेक्ट्रिक मोटर वर्क क्या है, कन्वर्ट AC इंटू DC को कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो क्या करता है, तो ये बताइए क्या करता है, ये करेगा टू कन्वर्ट, किसको करेगा, AC को DC में कन्वर्ट कर देता है या फिर कन्वर्ट DC को AC में कर देता है, बोथ A एंड B। तो काफ़ी लोग इसका C ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन ये क्या करता है, AC को इनटू मैकेनिकल वर्क में ये कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है ये उसको अल्टरनेटिंग करंट AC करंट मिलेगा, उसको मैकेनिकल वर्क में चेंज करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लीजिए, इन ए इंडक्शन ऑफ कॉयल विथ रेजिस्टेंस द इंड्यूस ईएमएफ विल बी मैक्सिमम। ये देखिए इंडक्शन ऑफ कॉयल, मैंने कॉयल दिखाया था विथ रेजिस्टेंस के साथ, और द इंड्यूस ईएमएफ विल बी मैक्सिमम, इंड्यूस ईएमएफ कब मैक्सिमम होगा। तो दी स्विच इज पुट ऑन, जैसे स्विच पुट करेंगे ऑन करेंगे तो ऐसे क्या होगा, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस नहीं वहाँ लो रेजिस्टेंस हो रहा था, मैंने दिखाया नहीं था, कैपिटल ई अपान आर किया था और इक्वल टू आई, तो रेजिस्टेंस कम हो रहा था ना, तभी तो करंट बढ़ रहा था, तो ये तो गलत हो जाएगा, स्विच पुट ऑन हाई रेजिस्टेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26 का, ये देखिए दी स्विच पुट ऑफ, जब स्विच को ऑफ करते हैं ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, तब हाई रेजिस्टेंस होता है क्योंकि करंट लो हो जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी इंडक्शन कॉयल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये देखिए जो इंडक्शन कॉयल होता है वो वर्क करता है, काम करता है किस प्रिंसिपल पे, सेल्फ इंडक्शन पे या एम्पियर्स या फिर म्यूचुअल इंडक्शन या फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो 27 का बताइए, वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। मैंने बताया था कि जो ये प्रिंसिपल कॉयल जो वर्क करता है किस पे, करंट बनाता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे ही तो वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फैन, जो ये फैन पंखा होता है किस पे बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है, इलेक्ट्रिक मोटर पे, इलेक्ट्रिक डायनमो पे या नन ऑफ दीज या फिर बोथ मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर पे और इलेक्ट्रिक डायनमो पे। तो ये किस पे बेस्ड होता है, ये बेस होता है इलेक्ट्रिक मोटर, ना कि इलेक्ट्रिक डायनमो पे, इलेक्ट्रिक मोटर पे बेस होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी मोटर। कह रहा है कि एसी करंट को किससे आप नाप नहीं सकते, मेजर्ड नहीं कर सकते डीसी मीटर से, बिकॉज क्यों नहीं, एसी करंट को डीसी मीटर से आप क्यों नहीं मापा जा सकता है, क्यों नहीं मापा जा सकता है, ये इसलिए कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज जीरो, क्योंकि इसकी जो एसी करंट की एवरेज वैल्यू होती है वो कंप्लीट साइकिल की जीरो होती है, इसकी वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। दी फुल साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट की फुल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ साइकिल, 2 हाफ साइकिल चलेगी, फॉर 1 हाफ करंट इज पॉजिटिव, एक हाफ पॉजिटिव रहेगा एंड सेकेंड हाफ करंट इज निगेटिव रहेगा। इसी की वजह से ऐसे चलती है ना, ये देखिए ऐसे करंट चलती है, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो इस हिसाब से ये करंट चलती है। और डीसी जो करंट होती है वो डायरेक्ट ऐसे ही चलती है, सिर्फ डीसी करंट ऐसे ऐसे चलती है, तो इस हिसाब से इसको नहीं नापा जा सकता। पॉजिटिव निगेटिव में चलती है, एक हाफ, वही चीज़ कह रहा ना, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज जीरो होती है। अगर कंप्लीट साइकिल ये होती है, ये कंप्लीट साइकिल पूरी है, तो एक प्लस एक माइनस से जीरो ही तो हो जाएगा पूरी साइकिल। नेक्स्ट में देखिए, इफ़ करंट इज पास थ्रू द स्प्रिंग, अगर करंट यदि करंट को पास किया जाता है थ्रू किसके द्वारा, स्प्रिंग, देन दी स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का क्या खेल हो जाएगा, उसको एक्सपैंड कर जाएगी, स्प्रिंग फैल जाएगी, या फिर कंप्रेस सिकुड़ जाएगी, या रिमेन सेम या वैसे की वैसे रहेगी। तो ये कंप्रेस कर जाती है, जैसे करंट पास करते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन सेम डायरेक्शन इनटू एडजेसेंट साइड एंड अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू व्हिच स्प्रिंग विल बी गेट कंप्रेस्ड। तो कंप्रेस्ड हो जाती है, सिकुड़ जाती है इसी वजह से, क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोर ऑफ एनी ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रांसफार्मर में जो लेमिनेटेड कोर होते हैं, लेमिनेटेड कोर, द कोर ऑफ एनी ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, और वो जो लेमिनेटेड किया जाता है वो इस सॉफ्ट आयरन कोर होते हैं। तो रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट की वजह से, या फिर मेक ए लाइट वेट की वजह से, मेक इट रोबस्ट स्ट्रांग, ये सब नहीं, वो इसलिए कोर ऑफ एनी ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड उसको किया जाता है, लेमिनेट कर दिया जाता है इसकी वजह से, क्योंकि रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट की वजह से जो किससे ट्रांसफार्मर से हीट लॉस हो रहा है उसको कम करने के लिए। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, रिड्यूस द एनर्जी लॉस, रिड्यूस मतलब कम करना, एनर्जी को जो लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, किसकी वजह से, एडी करंट की वजह से। मैंने बताया था एडी करंट ही एनर्जी को लॉस करवाती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे, एकदम अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड बाय रिड्यूस एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट बिकॉज, क्योंकि इंडक्शन इज रिड्यूस बाय लेमिनेटिंग, तो ये चीज़ हो जाएगा।
तो इतने क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर फिनिश कर लिए हैं थ्योरी वाले पोर्शन से, और क्वेश्चन भी किए हैं ज़्यादातर, और एक क्लास और एक वीडियो आ जाएगी जो मैक्सिमम हम लोग उसमें सिर्फ ये समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं सभी क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में कर लेंगे, इसी वीडियो में कर लेते। लेकिन क्या चीज़ें हैं, इस वीडियो लॉन्ग हो गई है, 45 मिनट की हो गई है, तो ज़्यादा मिनट की हो जाएगी, तो वैसे भी आप डाउनलोड करके देख लेते हैं यूट्यूब पे। तो डाउनलोड मैं मना करता हूँ कि डाउनलोड करके ना देखा करिए, ऑनलाइन ही देखा करिए, क्योंकि व्यूज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो चैनल भी कुछ उसकी भी यूट्यूब की कुछ पॉलिसी भी होती है, तो ये आप अभी डाउनलोड करके काफ़ी स्टूडेंट देखते हैं। डाउनलोडिंग ऑप्शन बंद करने की सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट डाउनलोड कर रहे हैं, बार बार कहने से भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ की प्रॉब्लम होती है। व्यूज़ नहीं आएंगे तो ऐड नहीं चलेंगे, ऐड नहीं चलेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों से पैसे तो लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट मना करने से भी नहीं मानते हैं, वो अपनी मनमानी करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट मेरे चैनल से ना ही तैयारी करें, जो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग के कहने नहीं चलते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग। तो वो दूसरे चैनल पे जहाँ पेड पढ़ाई जा रही है फ्री में, मैं तो सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो है सभी आप रिवाइज करना है, एक भी वीडियो नहीं छोड़ना है। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं पुरानी वीडियो मैं रिवाइज नहीं करूँगा, तो मत करो भाई, पुरानी वीडियो नहीं करना है तो मत करो, लेकिन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको करने दो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, एकदम धमाल मचाएंगे। थैंक यू।